Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. Or if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments, okay? So let's start with question number 1. Explain decimal, binary, octal and hexadecimal number systems with examples. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने लेक्चर नोट्स में डिटेल में ऑलरेडी सॉल्व करके इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व किया था, ठीक है. सो यहाँ पे ना मैं इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी क्योंकि आपको ये जो है ना इसको टॉपिक वाइज क्लियर करना होगा, ओके. नंबर सिस्टम बेसिकली जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी बेस जो हम बचपन से सीख रहे हैं. इसकी बेस 10 है, ठीक है. इसका मतलब है कि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक. हर नंबर इन्हीं डिजिट्स का कम्बिनेशन होता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन भी है कि 102 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 24.579, ओके. देन आता है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ करता है, 0 और 1. यही लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है. कंप्यूटर बैकएंड पे से मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है. हर इंस्ट्रक्शन, डेटा, इमेज या वीडियो को ना बाइनरी में कन्वर्ट करके ही कंप्यूटर जो है वो समझता है, ओके. एग्जाम्पल इज ऑल्सो मेंशन 1011 टू द बेस 2. ऑल राइट. इसकी ना एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि जब आपका जो मोबाइल है, जब आप किसी इमेज को रीड करते हैं तो वो इमेज जो है ना एक्चुअली बाइनरी में होती है, लेकिन हमें जो है वो कलरफुल दिखती है. लेकिन कंप्यूटर के बैकएंड पे जो है या सिस्टम या आपका जो स्मार्टफोन है उसके बैकएंड पे 0 1 में ही स्टोर होती है, ओके. देन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. इसमें सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं 0 से 7 तक. हर ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स यानी कि बिट से मिल के बनता है, ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल 245 टू द बेस 8. और इसका जो यूज़ केस है ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फ़ाइल परमिशंस को ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे 755 परमिशन का मतलब होता है कि 7 जो है वो ऑनर कैन रीड राइट एग्जीक्यूट, 5 ग्रुप कैन रीड राइट एग्जीक्यूट एंड 5 अदर्स कैन रीड राइट एग्जीक्यूट, ओके. देन इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें 16 सिंबल्स होते हैं 0 से 9 और फिर A टू F, जहाँ A का मतलब होता है कि 10, B 11 और फिर इस तरह से करके F तक, F यानी कि 15, ओके. ये कंप्यूटर सिस्टम्स में मेमोरी एड्रेसेस और कलर्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है. और ना रियल लाइफ एग्जांपल इसकी ये है कि HTML या CSS में अगर कभी आपने देखा हो, कलर्स हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखे जाते हैं. रेड कलर है तो उसको लिखा जाएगा #FF एंड देन 4 ज़ीरोज़ आएंगे उसके साथ. अगर ग्रीन कलर का कोड आपने देखा हो तो दैट इज़ #00FF00, ओके. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 2 इज what is 2's complement and why is it is used? Give examples. 2's complement बेसिकली इसका ये ना एक बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है. अब ये क्यों यूज़ होता है? इससे सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक ही सर्किट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करते हैं. हार्डवेयर सिंपल और फास्ट बन जाता है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट में जो है ना, हम एक्चुअली में नंबर एग्जांपल के साथ किस तरह से फाइंड करते हैं. एक एग्जांपल है आपके पास, इसको भी हमने लेक्चर में बहुत डिटेल में जो है वो सॉल्व करके समझा था, ठीक है. बट हम इसको दोबारा देख लेते. 34 है, ठीक है. उसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है. सबसे पहले हम 34 को जो है वो कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ओके. अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो 2's कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है. 1's कॉम्प्लीमेंट यानी कि हम बिट्स को फ्लिप कर देंगे, ठीक है. तो आपके सामने है कि 34 का पहले बाइनरी लिया गया, देन बिट्स को फ्लिप कर दिया और फ्लिप करने के बाद बिट्स आती हैं उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये 2's कॉम्प्लीमेंट होता है, ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन द टर्म्स ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. एक्सप्लेन ओवरफ्लो इन नंबर सिस्टम विद वन एग्जांपल. ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जब आपका रिज़ल्ट इतना बड़ा हो जाए कि कंप्यूटर के पास उसे स्टोर करने के लिए जगह ना हो, यानी कि बिट्स ना हो. जगह से मुराद बिट्स है, ओके. कंप्यूटर में फिक्स नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, जैसे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, और उन बिट्स से लिमिटेड रेंज तक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं. अगर आपकी कैलकुलेशन उस रेंज से बाहर चली जाती है ना, तो कंप्यूटर गलत वैल्यू रिटर्न करता है. इसी को ओवरफ्लो कहते हैं, ओके. और बेसिकली जो अंडरफ्लो है,
अंडरफ्लो का मतलब होता है कि आपके पास जो है जब रिज़ल्ट इतना छोटा ये हो जाए कि कंप्यूटर उसे एक्यूरेटली जो है वो रिप्रेजेंट ही ना कर सके, ठीक है। ये मोस्टली डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ही होता है, जब आपका ना आंसर ज़ीरो के बहुत ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक ओवरफ्लो की एग्जांपल देखते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कि 4 बिट सिस्टम है। सपोज़ कि हम जो है ना 4 बिट सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, 0 से 15 तक होते हैं अनसाइंड बाइनरी, और -8 टू +7 होते हैं साइन टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी, ओके। हमने 7 और 3 को ऐड करना है, ठीक है। 7 और 3 को हम ऐड करेंगे जब, तो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है, इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो है 0 1 1 1, एंड देन 3 की है 00 1 1, ओके। 1 1 होती है 3 की, बट हम ना उसको लेफ़्ट साइड पे 4 बिट करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा एडिशनल जो है वो ज़ीरोज़ भी लगा देते हैं, ठीक है। 4 बिट अगर आपके पास कंप्लीट नहीं होंगी बाइनरी में कन्वर्ट करके, तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट कहाँ से लाई हैं। तो ये एडिशनल जो ज़ीरोज़ होते हैं हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो पुट कर सकते हैं जो है वो बिट सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, 8 बिट में जो है इसी तरह से, और 4 बिट में भी। अब इनको ऐड करके हमारे पास आता है 1010। 1010 जो होता है ना डेसिमल में, वो होता है 6, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें 7 + 3, तो हमारे पास जो है वो 10 आना चाहिए था। अब यहाँ पे ये जो है ना ओवरफ्लो है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो है वो एक्चुअल रिज़ल्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है और हमें जो है वो रॉन्ग रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर ने यहाँ पे हमें गलत आंसर दिया, 10 की जगह हमें क्या दे दिया, 6 दे दिया, ओके। और बेसिकली ओवरफ्लो कब होता है, ये आप देख लें कि जब आप दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करें और रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए, ठीक है। इसकी ना एक रियल एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि आप जो है वो कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ 2 डिजिट्स शो कर सकता है मैक्सिमम, लाइक 99 तक, ठीक है। अगर यूज़र ने जो है वो ऐड करना है कोई ऐसे दो नंबर्स, 58 कह लेते हैं और 64 कह लेते हैं हम, ठीक है। तो 50 आंसर इसका होना चाहिए 122, ओके। लेकिन कैलकुलेटर हमने पहले ही कह दिया कि सिर्फ 2 डिजिट्स को शो कर सकता है, तो आंसर हमारे पास एक्चुअल आंसर तो 122 आता है, लेकिन कैलकुलेटर जो शो करेगा वो क्या होगा, 22। ये ओवरफ्लो होता है, ठीक है, बिकॉज रिजल्ट जो है ना वो एक्सीड हो जाता है स्टोरेज कैपेसिटी से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर कोडिंग स्कीम्स। आस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ना एक पुराना कोडिंग सिस्टम है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और कुछ सिंबल्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर लेटर का एक बाइनरी एक जो है ना डेसिमल कोड होता है, ठीक है। टोटल कैरेक्टर्स इसमें होते हैं 128, यानी कि 0 से 127 तक, ठीक है। कंप्यूटर्स के ना अर्ली लाइक टाइम में यही स्टैंडर्ड होता था, ओके। यूनिकोड जो है वो एक मॉडर्न कोडिंग स्कीम है जिसमें हर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स, इमोजीज, सिंबल्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ना लाइक मोर देन 1,40,000 प्लस कैरेक्टर्स होते हैं। वेब, मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूनिकोड स्टैंडर्ड ही होता है, ओके। देन है इसका सिग्निफिकेंस। आस्की जो है वो सिंपल है, लाइट वेट है, ठीक है, और बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट और सिंबल्स के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और जो है ना अर्ली कंप्यूटर्स जो कि अभी भी कुछ यूज़ हो रहे हैं उनके लिए ये उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। यूनिकोड जो है वो तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर में, वेबसाइट्स में, हर चीज़ में, और मल्टीलैंग्वेज कम्युनिकेशन जो इंटरनेट पे होती है उसके लिए भी बेस्ट है, ओके। Then is what is an operating system? Explain any 5 tasks of operating system. ऑपरेटिंग, यहाँ पे ना एक बात जान लें कि यहाँ पे जस्ट इन आंसर्स का ओवरव्यू किया जा रहा है, ठीक है। आपको जो है ना लेक्चर डिटेल से अंडरस्टैंड करना होगा, कौन सा टॉपिक कैसे उसकी बारीकी आपने पहले समझनी है, ठीक है। और जब आप वो समझ लेंगे ना, आपको लाइक आंसर अलग से लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ओके। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली एक ब्रिज होता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में। ये एक मैनेजर की तरह काम करता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशंस को, फाइल्स को मैनेज करना, मेमोरी और डिवाइसेस का जो है वो ध्यान रखना, सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है, ठीक है। अगर हम कहें ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कंप्यूटर जो होगा आपका एक डेड बॉक्स होगा, ठीक है। और इसके जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर मैनेजमेंट, या मैनेजिंग हार्डवेयर हम कह दें।
ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू, रैम। जब फॉर एग्जांपल जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रनिंग एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स को ओपन और मैनेज करता है। लाइक आप क्रोम और वर्ड जो है वो दोनों ओपन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बेसिकली मल्टीटास्किंग करता है। ओके, या फिर आप जो है वो यूट्यूब, एमएस वर्ड सेम टाइम पे ओपन, कोई भी डिफरेंट एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं सेम टाइम पे। देन इज़ फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को सेव, डिलीट, रीनेम, अपडेट और एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, और जब आप इमेज सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सही जगह स्टोर करता है। देन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। रैम किस प्रोग्राम को कितनी मिल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रोग्राम्स खुलें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना मेमोरी को बैलेंस करता है। देन एज यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है जहां आप आइकन्स, विंडोज़ जो है ना देख सकते हैं। एग्जांपल विंडोज़ का जो डेस्कटॉप होता है या मैक फाइंडर होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि काम को जो है वो बैचेस में, ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और फिर जो है वो रन किया जाता है। यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता है इस सिस्टम में। ठीक है, लाइक एग्जांपल जैसे पे रोल सिस्टम्स होते हैं बैंक्स में, या फिर बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, अर्ली मेन फ्रेम्स में ये यूज़ होता था। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी जैसे कोई काम करे अपना बैचेस में डिवाइड करके जो है वो फ़ी वाउचर्स निकाल दे। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हर यूज़र को सीपीयू का ना छोटा टाइम मिलता है, लाइक टाइम स्लाइसेस जिसे हम कह सकते हैं। सबको लगता है कि वो अकेला यूज़ कर रहा है, एग्जांपल है इसकी, लेकिन होता है ऐसा है कि सब एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। यूनिक्स और जो है ना मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स लाइक यूनिवर्सिटीज़ में ये यूज़ होता है। ओके, देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज़ होता है जहाँ पर डिले बिल्कुल भी अलाउ नहीं, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, ये हेल्थ केयर में और उसके अलावा मिलिट्री में इस तरह के कामों में ये यूज़ होता है जो सेंसिटिव टास्क होते हैं। एक एग्जांपल है क्यूएनएक्स इन मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में। अब इसका फीचर ये होता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली जो है ना फास्ट है, रिलायबल है। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में भी यूज़ होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में भी, वेंटिलेटर्स वगैरह में। ओके, फोर्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ना मल्टीपल कंप्यूटर्स एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली गूगल सर्च इंजन यूजेस अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल जब आप जो गूगल सर्च इंजन है, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स जो होते हैं उस पर एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि लोड को बैलेंस करता है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ सर्च किया तो गूगल आपको ये कह दे कि अभी कोई और भी सर्च कर रहा है, दुनिया में इतने सारे लोग यही चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आप वेट करें, आपको बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो इससे रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जो है ना गूगल सर्च इंजन सब लोड बैलेंस करके आपको भी फास्ट रिस्पॉन्स ही देता है। ओके, और टास्क शेयरिंग, लोड बैलेंसिंग, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ओके, okay, next is how operating system manages application. Explain 5 states of a process with diagram. All right, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह से एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, ये हम देखते हैं। जब यूज़र कोई ऐप ओपन करता है, यानी कि एमएस वर्ड, क्रोम या कोई गेम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐप को रैम में लोड करता है, एप्लीकेशन जो होती है सीपीयू असाइन करता है, एप्लीकेशंस के बीच में जो है वो स्विचिंग करता है, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है, एप्लीकेशन बंद करने पे रैम एंड सीपीयू को फ्री कर देता है। ओके, और आपने देखा होगा ये सारे काम जो है वो एकदम से परफॉर्म हो रहे होते हैं, आपको लगता भी नहीं है कि आप कहीं पे वेट करें। सपोज़ आपने क्रोम ओपन किया और साथ में आपने यूट्यूब ओपन की तो आप एकदम से स्विच कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टाइम लगे इसमें या कोई जो है ना वेट करना पड़े। ओके, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग हैंडल करता है। ठीक है, ये तमाम काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, ऑलराइट, डायग्राम इज़ हेयर ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। सबसे पहले आता है, पहली स्टेट जो होती है हमारे पास प्रोसेस की। प्रोसेस कहते हैं अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ नोन एज प्रोसेस। ओके, सबसे पहले आती है न्यू स्टेट, यानी कि प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, देन आती है रेडी स्टेट। सीपीयू का जो प्रोसेस होता है ना, सीपीयू का यहाँ पे वेट कर रहा होता है, रेडी होता है रनिंग के लिए, बट रन नहीं होता अभी। ओके, देन आती है रनिंग स्टेट। अभी जो है वो सीपीयू इसको मिल गया है तो दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके,
देन वेटिंग स्टेट आती है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लॉक्ड, किसी जो है वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, एग्जांपल फाइल या प्रिंटर का, ओके। देन आती है टर्मिनेटेड, काम कंप्लीट हो गया या फोर्सफुली जो है वो स्टॉप कर दिया गया, ओके। यहाँ पे जो है वो इसको अगेन मेंशन भी कर दिया गया है, ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड स्टेट को, ठीक है। Okay, next question is explain the role of IDE in the software development process including specific features that enhance programming efficiently. IDE जो होता है बेसिकली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामर जो है वो अपने कोड को लिख सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं। डीबग का मतलब होता है टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, ओके। और बेसिकली इसमें जो है ना बहुत सारे टूल्स एक साथ मौजूद होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि डीबगर अलग से होगा, जो है वो टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर कोई अलग से होगा या राइटिंग का अलग से होगा। बेसिकली ये सारे जो है वो कंपोनेंट्स एक ही साथ मिलके आपका आईडी बनता है, ठीक है, जो कि टाइम सेविंग भी होता है और आपकी कोडिंग को ईजी भी बना देता है। नाउ द रोल्स ऑफ आईडीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोड एडिटिंग। आप जो है ना आईडी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, यानी कि आपने जब कोड लिखा होगा किसी आईडी में, आप जब लिखते होंगे तो आप देखते होंगे कि डिफरेंट कीवर्ड्स जो होते हैं उनके लिए कलर्स होते हैं, कोई ग्रीन में आ जाएगा, एरर है तो रेड में आ जाएगा। इस तरह से आपको जो है ना चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। और जो है वो आप कोड को आसानी से रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ओके। देन एरर चेकिंग, आईडीज़ बेसिकली जो है ना आपने देखा होगा कोडिंग के दौरान के रियल टाइम आपको एरर्स शो होने लगते हैं, ठीक है, या वार्निंग्स शो होने लगती हैं। जब आप कोई टाइपिंग करते हैं, कहीं पे आपने कोई सेमीकोलन स्किप कर दिया तो आपको वहाँ पे वार्निंग या कोई आपने जो है वो इंडेंटेशन, इस तरह के एरर्स शो होने लगते हैं, ठीक है। डिबगिंग, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, यानी कि पावरफुल डिबगिंग टूल्स होते हैं जो आपको आपके कोड में एरर्स को फाइंड करने में, उनको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। देन इज़ कंपाइलेशन एंड रनिंग, आईडी बेसिकली अलाउ करता है कि आप अपने प्रोग्राम को वहीं पे कंपाइल और रन कर सकते हैं, ठीक है, उसी इन्वायरमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो कंपाइल या कोड को रन करना पड़े। ऑटो कंप्लीशन, यानी कि आईडीज़ जो होते हैं वो बेसिकली आपको सजेस्ट करते हैं डिफरेंट, लाइक आपने सपोज करते हैं कि अगर आपने कोई इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ करना है या एल्स इफ को यूज़ करना है, तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली उसका सिंटैक्स शो हो जाता है, या फॉर लूप आप यूज़ करें उसका सिंटैक्स इस तरह से, तो आपके टाइम भी बचता है और मिस्टेक्स भी जो है वो इसके थ्रू अवॉइड होती हैं, ओके। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि डेवलपमेंट फास्ट होती है, एरर्स को फाइंड करना, उनको रिमूव करना आसान हो जाता है, ठीक है, और आप जो है ना अपने कोड्स को ईज़िली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वी एस कोड, इक्लिप्स, पाइचार्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर होस्टिंग, एक्सप्लेन ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड होस्टिंग, आल्सो गिव टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच। ओके, सॉफ्टवेयर होस्टिंग का मतलब है अपने सॉफ्टवेयर को किसी सर्वर पर स्टोर करना और रन करना, जिससे आप रिमोटली या जो है ना जिससे आप रिमोटली या फिर लोकली एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी कंप्यूटर का स्पेस जो है ना रेंट पर लेते हैं, जहां आप अपने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं या डेटा स्टोर कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग क्या है। ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग का मतलब है कि अपने सॉफ्टवेयर को अपनी खुद की सर्वर्स पे या कंप्यूटर्स पर स्टोर रन करना, जो आपकी अपने बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर होते हैं। मतलब आप अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पास रखते हैं और अपने रिसोर्सेज पर आपका कंट्रोल होता है फुली, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी जो है वो अपने ऑफिस में अपनी वेबसाइट और डेटाबेस को अपने सर्वर्स पर रन कर रही है, तो वो ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग का यूज़ होता है, ओके। अब इसके प्रोज में आते हैं, लाइक एडवांटेजेस जो है वो फुल कंट्रोल होता है। आप अपने सर्वर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, मतलब आपको अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सेटिंग्स पर कंप्लीट कंट्रोल होता है। आप जो चाहें वो सेटिंग्स कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि अगर आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बूस्ट करना है, तो आप अपने सर्वर्स को अपग्रेड कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल परमिशन के। और सिक्योरिटी, लाइक आपका डेटा आपके अपने ऑफिस या बिल्डिंग में स्टोर्ड है, तो दैट मीन्स कि इसलिए एक्सटर्नल अटैक्स का रिस्क कम होता है, आप अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो कोई सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हैं, तो आप अपने डेटा को फिजिकल सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल्स या फिर बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, ओके। डिसएडवांटेजेस इसके हैं, लाइक हाई कॉस्ट, अपने सर्वर्स और हार्डवेयर खरीदना जो है ना उन्हें मेंटेन करना, अपडेट करना एक काफ़ी महंगा टास्क है।
आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट का ख्याल रखना होता है। अगर आपको एक न्यू सर्विस सपोज करते हैं सेटअप करना है ना, तो आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लाइसेंस, आईटी स्टाफ की सैलरी सब कुछ खुद से मैनेज करना होगा। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, अगर आपको अपने सिस्टम को एक्सपेंड करना पड़ता है तो आपको फिजिकल हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, जो लिमिटेड और एक्सपेंसिव हो सकता है। आपको अपने ऑफिस में एडिशनल स्पेस की भी ज़रूरत हो सकती है। और इसके अलावा ना आपका अगर सपोज करते हैं कि अगर आपका बिज़नेस ग्रो हो जाता है और आपको ज़्यादा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको नया हार्डवेयर जो है वो ख़रीदना होगा, ओके, जिसकी जो ना बेसिकली बजट को इंक्रीज़ कर सकता है। देन आती है क्लाउड होस्टिंग। इसका मतलब है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस पर स्टोर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का तो आपको पता ही होगा ना, मींस टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा ऑन इंटरनेट। तो क्लाउड होस्टिंग भी इस तरह से है कि जो है वो सर्वर्स पे डेटा स्टोर होता है, रन वहीं पे होता है, जैसे कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर। आप अपनी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं और सर्वर फिजिकली जो है ना कहीं और होता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट को अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या गूगल क्लाउड पे होस्ट कर रहे हैं, तो आप क्लाउड होस्टिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। आप अपनी वेबसाइट को किसी जो है वो डेटा सेंटर में होस्ट कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास फिज़िकली नहीं होता, ओके। इसके क्या फ़ायदे हैं? स्केलेबल है ये। स्केलेबल कैसे है कि क्लाउड होस्टिंग में ना रिसोर्सेज को आसानी से जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। अगर आपका बिज़नेस बढ़ता है सपोज़ करते हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर सपोज़ करते हैं वो कम होता जाता है, उसमें कोई इस तरह के फीचर्स हैं, अगर आप उसको जो है वो रिसोर्सेज को कम भी कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल अगर आपके जो है ना आपका वेबसाइट की ट्रैफिक एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा हो, तो आप टेम्परेली एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्टोरेज और बैंडविड्थ। और जब ट्रैफिक कम हो तो रिसोर्सेज को वापस कम कर सकते हैं। और उसके अलावा ना लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, इसका मतलब है कि आपको फिज़िकल हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको सिर्फ मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है वो देनी पड़ती है, जो कि कंपैरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस आपका है, तो आपको सर्वर खरीदने की कोई टेंशन नहीं होगी। बस आपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से स्पेस और सर्विसेज रेंट कर जो है ना करने होंगे। देन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिपेंडेंसीज ऑन इंटरनेट। आपको अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर इंटरनेट स्लो हो या अनरिलायबल होगा, तो आपका सॉफ्टवेयर या जो उसकी एक्सेस होगी ना डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिमोट एरिया में हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंस जो है ना होगी आपके लिए। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स, आपका डेटा एक्सटर्नल सर्वर्स पर स्टोर होता है, जो सिक्योरिटी रिस्क को रेस करता है। क्लाउड सर्विस जो होते हैं ना प्रोवाइडर्स, अपनी तरफ से तो सिक्योरिटी मेजर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने सेंसिटिव डेटा को थर्ड पार्टी सर्वर्स पर स्टोर करने का रिस्क लेना ही पड़ता है। इसके एग्जांपल अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर जो है वो ब्रीच हो जाता है, तो आपका जो डेटा होता है ना वो भी उसमें भी कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे, जैसे कि जो आपके बिजनेस और क्लाइंट्स के लिए रिस्की हो सकते हैं, ओके। ऑल राइट, थैंक you so much. That was all about today's lecture. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.